इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कुरुक्षेत्र में। आइए हम सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। गौरव भाटिया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रीति शर्मा मेनन आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लंबी बहस चली है, दर्शक जानते होंगे। उसका मुद्दा यह था कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और केंद्र क्या उतनी ऑक्सीजन मुहैया कराने की गारंटी लेगा। आखिरकार मसला ऐसा लगा कि हल हो गया है, क्योंकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आकर केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कल के दिन तो हमें ऑक्सीजन मिल गई थी। लेकिन वो ये भी कह गए कि एक दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा, लगातार दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो मेरा आज पहला सवाल प्रीति जी आपसे होगा, कम से कम दिल्ली में अब किसी की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं जाएगी। सप्लाई मिली है, आज सारे हॉस्पिटल्स में एडिक्वेट सप्लाई पहुंची है। इसको अगर कंटिन्यूस करार रखा गया तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में, और बहुत ही जरूरी है कि एक मेथड बनाया जाए जिससे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से केंद्र सरकार सारे राज्यों को, दिल्ली को भी और बाकी सबको भी दे। केंद्र सरकार का खुद का एक फॉर्मूला है जो वो हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। उस फॉर्मूला के हिसाब से दिल्ली में जो आज ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं जो अराउंड 6,300 के करीब हैं और 4,500 आईसीयू बेड्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, उनका कुल मिला के जरूरत और जो अभी नई फैसिलिटीज लगी हैं जैसे राधा स्वामी सत्संग की और डीआरडीओ की, उनको मिला के 976 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट हमें इन सारी फैसिलिटीज और हॉस्पिटल से आई है। हमने ये रिक्वेस्ट केंद्र सरकार के सामने रखा है। हमारी ये इच्छा है, हमारी ये होप है कि ये जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट कैसी होगी हम बता नहीं सकते। रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, भगवान करे कि केसेस कम हो जाए, केस लोड कम हो जाए, लेकिन रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है। तो एक मेथड बना दें जिसकी तरफ से हम केंद्र सरकार को उनके फॉर्मूला के हिसाब से उनके वो बेशक ऑडिट कर सकते हैं, बेड के सारी गिनती कर सकते हैं खुद ब खुद। वो ऑडिट करने के बाद जो उनका फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की उतना आवंटन करें ऑक्सीजन का, दिल्ली के लिए भी और बाकी राज्यों के लिए भी। तो ये हमारी सिचुएशन है। अब जो ऑक्सीजन हमें मिल गया है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर है, एक वॉर रूम है जहां पे हमारे आला ब्यूरोक्रेट्स और हमारी सरकार के सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं और मिनट बाय मिनट सारे केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। राघव चड्ढा जी ने ऑक्सीजन बुलेटिन दिया, 16 रिक्वायरमेंट्स आई थी, 16 की 16 मेरे हाथ में है वो आपको ऑक्सीजन बुलेटिन, मैं वही पढ़ रहा हूं। और इसके हिसाब से तो जैसा अभी आपने बताया भी कि हालांकि अभी के हिसाब से संतुष्ट हैं आप, लेकिन आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट 976 मीट्रिक टन की आपने बताई है। राघव चड्ढा ने 5 मई का यानी कि कल का ये ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया है। गौरव भाटिया साहब, अरविंद केजरीवाल जी ने शुक्रिया किया केंद्र सरकार का, लेकिन उन्हीं की सरकार का ये बुलेटिन बताता है कि उन्हें अब भी जो उनको मिल रहा है उससे लगभग 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की और दरकार है। और आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में यह कह रही थी कि दिल्ली की सरकार बेजा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आप भी मानेंगे और कोई और व्यक्ति भी हो वो ये मानेगा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक के प्रति, हर प्रदेश के प्रति, और जब सेंटर एलोकेशन करता है प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज को, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रदेश में कमी ना हो, और ये एक एक्सपर्ट बॉडी करती है। और जब से ये दूसरी वेव आई 21 अप्रैल को दिल्ली का कोटा 378 मीट्रिक टन से बढ़ा के 480 मीट्रिक टन कर दिया। 29 अप्रैल को 490 मीट्रिक टन हो गया और 1 मई को 590 मीट्रिक टन हुआ। और अब आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी धन्यवाद दिया है कि उनको 700 मीट्रिक टन से ज्यादा दिल्ली को हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन यहां बात कुछ और है। देखिए, समझने की बात है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। केंद्र सरकार बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि भारत में उत्पादन 3300 मीट्रिक टन बढ़ाया गया और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि निजी कंपनियां भी सामने आ रही हैं भारत की मदद करने के। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रदेश को दिया जाएगा तो वो उसको अस्पतालों तक कैसे पहुंचाएगा, इसका एक रोड मैप होना चाहिए। और बड़ी सकारात्मक सुझाव देते हुए ये बात सर्वोच्च न्यायालय में भी आई। उत्तर प्रदेश ने एक रोड मैप बनाया है, महाराष्ट्र ने भी इसमें ऑक्सीजन के लिए एक रोड मैप बनाया, लेकिन दिल्ली सरकार का रोड मैप नहीं था, ये बनना चाहिए था। दूसरी बात, आप
अस्पतालों तक कैसे लेके जाएंगे ऑक्सीजन? इसके लिए क्रायोजेनिक टैंक्स चाहिए थे। और देखिए ये 26-27 तारीख का है, जब दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लग रही थी दिल्ली सरकार को, तब क्रायोजेनिक टैंक्स का इश्तिहार दिया गया। तो ठीक है, आज कहीं ना कहीं सरकार से गलती हुई, और इस वक्त ये बताने से कोई फायदा भी नहीं होगा कि इनसे गलती हुई। इस वक्त तो ये हमारे नागरिक हैं। गौरव जी, लेकिन उसी दिल्ली के उसी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की भी चेतावनी दी ना, तब जाके आपने इनको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी। मैं उससे पहले कहां दे रहे थे? मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपने दिल्ली हाईकोर्ट की बात करी, जिस आप नोटिस की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई, और ये किस परिप्रेक्ष्य में हुई ये जानना बड़ा जरूरी है सौरभ जी। दिल्ली सरकार से बार बार पूछती रही दिल्ली हाईकोर्ट कि आप बताइए आप ऑक्सीजन लेंगे कैसे केंद्र सरकार से। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पर्याप्त साधन नहीं है, तो दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि आप मदद करिए दिल्ली सरकार। और उसके बाद आर्मी, डीआरडीओ, केंद्र की सरकार ने क्रायोजेनिक टैंक्स दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, जो आज सरदार पटेल कोविड सेंटर में है, जो दिल्ली सरकार को दिए गए विभिन्न अस्पतालों के लिए। लेकिन ये मत भूलिएगा, केंद्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन तब किया जब दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप वीवीआईपी। गौरव जी देखिए, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। कई बार मुझे ये मानने में गुरेज नहीं है कि मैं किसी वकील से तर्क में नहीं जीत सकता, और आप तो बहुत काबिल वकील हैं। मैं बात तर्क की करता ही नहीं आज आपसे। मैं कहता हूं जयपुर गोल्डन अस्पताल में जो 25 लोग मर गए, उनके परिवार वालों को क्या कहेंगे कि उनके लोगों को ऑक्सीजन किसकी वजह से नहीं मिली? केंद्र ने नहीं दी या ये पहुंचा नहीं पाया अरविंद केजरीवाल की सरकार? जो बत्रा हॉस्पिटल में उनका डॉक्टर मर गया और 20 लोग मर गए, उन लोगों को क्या बोले, क्या समझाए उनको कि ऑक्सीजन नहीं मिली, किसकी गलती से? सौरभ जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, और संवेदनशीलता की आवश्यकता भी है। बत्रा अस्पताल के एमडी को मैंने सुना था, उन्होंने यही बात बोली कि वो एसओएस कॉल्स करते रहे दिल्ली सरकार को, ऑक्सीजन नहीं आई। और मैं कुछ भी यहाँ पे कहूं, जो परिजन जिनके चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस सब बातों से कोई जो है कि कहते कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ ये जानते हैं कि उनका प्रियजन आज इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए आगे के लिए मैं अभी आपके कार्यक्रम में बताऊंगा हमने क्या सकारात्मक काम दिल्ली के लिए किए हैं, क्योंकि हमें भी पता है, चाहे दिल्ली के निवासी हो, मुंबई के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी की तरफ वो देखते हैं, और हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। ठीक है गौरव जी, अब जरा आपने लेकिन फिर आपने इतना तो कही दिया कि दिल्ली की सरकार को एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन उनको सप्लाई की जा रही है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। प्रीति जी, मैं फिर वही कह रहा हूं जो मैंने इनसे कहा, देखिए जिसका अपना जाता है ना, वो ये नहीं देखता कि वो फिर अखबारों में ढूंढने नहीं जाता या टीवी के कार्यक्रमों को सुनने नहीं जाता कि किसकी गलती कौन बता रहा था, उसका अपना तो चला गया। आज आप कह रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं कि ऑक्सीजन मिल रही है, कल जाने कितनी मिलेगी, तो इसलिए दिल्ली को कोई तो आश्वासन मिलना चाहिए ना। मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन एलोकेशन एक नेशनल सब्जेक्ट है। ऑक्सीजन प्लांट चाहे किसी सरकार के हो चाहे प्राइवेट हो, उनसे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सारी डिसीजन केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार ये नहीं तय करता कि राज्य को कितना मिलेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को एक फॉर्मूला दिया है कि आपके इतने बेड हैं, इतने आपके आईसीयू बेड हैं, तो आपको इतना ऑक्सीजन जरूरत होगी और इतना इससे से आप कैलकुलेट कीजिए। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम हम्बली बता रहे हैं कि आज की स्थिति में दिल्ली की रिक्वायरमेंट 976 मेट्रिक टन है। ऑक्सीजन कोई उड़ा नहीं रहा है, दिल्ली के मंत्री खा नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल गवा नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन तो हर मरीज को देना पड़ेगा, उसको हम उससे कैसे? केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहते हैं कि आपकी डिमांड अनरीजनेबल है? आपकी डिमांड को अनरीजनेबल बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज दिल्ली हाईकोर्ट में हमने बोला है कि आप ऑडिट कर लीजिए, हमने बोला है कि बिल्कुल ऑडिट कर लीजिए, डिमांड क्या है। हमने पूरे फैक्ट सामने रखे हैं, कितने बेड्स हैं हमारे। फिलहाल कुछ 6300 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, 4500 आईसीयू बेड्स हैं, इसमें एडिशनल जो डीआरडीओ फैसिलिटीज हैं, जो बाकी फैसिलिटीज हैं, उन सबका हमने हिसाब दे रखा है दिल्ली हाईकोर्ट में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। दोनों जगह पे हमने स्पष्ट बात बोली है, जब तक सुप्रीम हाईकोर्ट की फटकार नहीं लगी, इन्होंने 700 मेट्रिक टन नहीं दिया और लोगों की जानें जाती रही। ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, मुझे
बहुत दुख होता है बताते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि जेनोसाइड शब्द क्यों ना इस्तेमाल किया जाए अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो। अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकारों की है और केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम तक पहुंचाएं। मेरे को पूरा करने दीजिए। इन्होंने क्रायोजेनिक टैंकर्स की बात की थी, मैं उस पर भी लाइट डालना चाहती हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट को जब ये बोला गया केंद्र सरकार से कि हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हमने एलोकेशन कर लिया, अभी अपने आप इंतजाम कीजिए लाने का, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, उसके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स कहां से आएंगे। तो तब दिल्ली सरकार ने हम बहुत धन्यवाद देते हैं 5 टैंकर्स दिए और बाकी हमने ऑर्डर किए हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्डर किए जाते हैं, ये इंडिया में नहीं बनते। इस देश में जितने क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं करीबन आई थिंक 1600 1700 के करीब क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं। 8500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पादन हो रही है और मेडिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 1600 क्रायोजेनिक टैंकर्स जो 20,000 22,000 तक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी नहीं है, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रीति जी, मैंने आपको सुना। मैं गौरव जी आ रहा हूं आपके पास, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। नहीं, मेरे को जवाब नहीं मिल रहा प्रीति जी। प्रीति जी, आपने मुझे एक बात समझ में आई, मुझे आपकी एक बात समझ में आई। आपने ये कहा कि हम तो लगातार ऑक्सीजन मांग रहे थे लेकिन ये हमारी डिमांड से कम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली में जाने जा रही थी, ये बात आपने एक स्पष्ट कही। लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट भी दिल्ली है, ये कहते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं बांटोगे तो आप ही। अब टैंकर कहां है, इनके पास है या आपकी सरकार के पास है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उससे दिल्ली का आदमी को क्या लेना देना। अस्पताल में नहीं पहुंची, दैट्स इट। सर, क्रायोजेनिक टैंकर्स आज एक नेशनल संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। दिल्ली, इस देश में 1600 से अधिक क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, वो बहुत है हमारे देश के लिए। अगर उनको केंद्र सरकार अपने हाथों में ले ले और हर स्टेट को उतने दे जितने उस स्टेट को जरूरत है, चाहे वो दिल्ली नहीं बाकी स्टेट के बारे में भी मैं बोल रही हूँ, हर स्टेट को जितने। फिर तो वही बात हो गई ना, ऑक्सीजन इनका सब्जेक्ट हो गया, टैंकर इनका सब्जेक्ट हो गया। प्रीति जी, तो दिल्ली की सरकार क्या करेगी? हाईकोर्ट ने यही तो कहा था कि आपसे नहीं संभल रहा तो हम सेंटर को दे देते हैं। फिर तो ये जिम्मा पूरा सेंटर को दे, पूरी ये दिल्ली को पूरा ये देखे। आप ऑक्सीजन बुलेटिन देख रहे थे अभी, आपने बताया कि आपको पता है कैसे हर मिनट दिल्ली की सरकार हर हॉस्पिटल के सवाल जवाब, उनकी ऑक्सीजन की नीड को मैप कर रही है, डिलीवर कर रही है। ये एक नेशनल पैंडेमिक है। इस नेशनल पैंडेमिक में नेशनल पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। सरकार चाहे केंद्र सरकार तो वो किसी भी सर्विसेज को अपने कंट्रोल में ला सकती है। चलिए ठीक है प्रीति जी, मैं अब जरा आपके आरोपों का जवाब इनसे ले रहा हूं। आपका एक मोटा आरोप ये है कि हमें हमारी डिमांड से हमेशा कम ऑक्सीजन दी गई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं आना पड़ा तब तक आपको वो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली। ये इनका पहला आरोप। आज सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील की तरफ से एक बात और कही गई है इसी मुद्दे पर। उन्होंने ये कहा है कि बाकी जो राज्य हैं, नाम लेकर कहा गया, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन लोगों ने जितनी ऑक्सीजन डिमांड की आपने केंद्र सरकार ने उससे ज्यादा उनको सप्लाई कर दी। तो दिल्ली की सरकार के ऊपर यह अविश्वास क्यों है कि ये हमसे ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं? ये ऑक्सीजन मांगकर ज्यादा क्या करेंगे? आपसे हवा में उड़ाएंगे, गुब्बारे फुलाएंगे, क्या करेंगे? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपने कहा ये जो 1 साल का समय मिला था जिसमें केंद्र की सरकार ने बेड भी बढ़ाए, दवाइयों का इंतजाम किया, डीआरडीओ ने नए अस्पताल बना के बेड दिए, ये क्या कर रहे? ये तथाकथित किसानों को कह रहे थे आओ दिल्ली आओ, हम लंगर लगाएंगे, इससे कोविड खत्म हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, दिल्ली का बुरा हाल है, ये तो आप देख ही रहे हैं। केंद्र सरकार ने क्या क्या किया मैं बता दूंगा अभी आपको और। लेकिन आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ के इश्तिहार दे रहे हैं कि पंजाब में हमारे कार्यकर्ता ऑक्सीमीटर बांटेंगे। भैया दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है। और देखिए, ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है, मैं पढ़ देता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था, पुल अप योर सॉक्स, गेट योर हाउस इन ऑर्डर, विल आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ओवर इफ यू कैन नॉट डू इट। और ये क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था सौरभ जी, क्योंकि 1 साल केवल इश्तिहार देते रहे। अरविंद केजरीवाल जी के पुराने इंटरव्यू और जो पुराने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलवाइएगा, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हम बेड तिगुने कर देंगे, हर बेड पे ऑक्सीजन लगाएंगे। और ये आपको आज का अपडेट दे रहा हूं सौरभ जी, चिंता इस बात की है। चलिए, ऑक्सीजन तो केंद्र की सरकार क्रायोजेनिक टैंक्स भी दे रही है, अस्पताल भी बना रही है, बेड भी दे रही है। ये इनका ऐप है। आईसीयू बेड कितने हैं इस वक्त? 3 बेड है। और ये मैं 1 साल पहले की डिबेट पे जब आता था
तब भी हमने मुद्दा उठाया था। आपने कौन सा नया अस्पताल बनाया? तब से कुछ नहीं किया इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि जो है मोहल्ला क्लिनिक आज क्या इतना भी काम नहीं आ सकते कि वहां डॉक्टर से सलाह ले ले? हाँ ठीक है, आईसीयू बेड वहां नहीं हो सकते, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टरों से सलाह ली जा सकती है, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात, देखिए दिल्ली को अभी तक केंद्र सरकार ने क्या मदद करी है ना, ये मैं बता दूं। दिल्ली को 2 करोड़ की आबादी है, 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी है, वहां पे ऑक्सीजन की खपत और वेस्टेज नहीं हो रहा है। वहां पे 857 मैट्रिक टन है और करीब करीब 1000 मैट्रिक टन बफर के साथ हो जाता है। वेंटिलेटर दिल्ली को 763 केंद्र सरकार ने दिए अपने पीएम केयर फंड से। आपको मालूम है इसका इस्तेमाल तक ये लोग नहीं कर पाए। वैक्सीन, पॉपुलेशन है 2 करोड़ जनसंख्या, 45 लाख वैक्सीन जो है दिल्ली को दिए गए। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ है, वहां पे 1.5 करोड़ वैक्सीन दिए गए। मतलब कोई भेदभाव केंद्र सरकार नहीं कर रही। N95 मास्क 22 लाख दिए गए, पीपीई किट 9.5 लाख दी गई। लेकिन मैं एक सवाल केवल पूछना चाहता हूं, प्रीति जी यहां बैठी है, पूछिए इनसे कौन सी हेल्पलाइन है जिसको दिल्ली का नागरिक अभी घुमा दे? अभी फोन लगाइएगा लाइव और देखते हैं कि बेड मिलता है या नहीं मिलता है। ऑक्सीजन के लिए आप किसी अस्पताल में फोन घुमाइए, एमडी से पूछिए, एलोकेशन होने के बाद भी इनका चार्ट नहीं बना हुआ कि किस अस्पताल को कितना ऑक्सीजन दिल्ली की सरकार देगी। क्या ये चिंताजनक नहीं? यही ऑक्सीजन किसी और नागरिक मैं आपके सवालों का जवाब इनसे जरूर लूंगा गौरव भाटिया जी। पहले आप भी कुछ सवालों का जवाब दीजिए। मैंने जैसे पहले कहा, दिल्ली के नागरिक को कोई मतलब नहीं है कि प्रीति शर्मा जी क्या लॉजिक दे रही हैं और गौरव भाटिया जी क्या लॉजिक दे रहे हैं और मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं। उनको मतलब इस बात से कि मैं अगर बीमार हो जाऊं तो मुझे अस्पताल में बेड मिल जाए और दवा मिल जाए। मुझे अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो मेरे को अस्पताल में ऑक्सीजन हो या घर पे सिलेंडर हो। अगर मुझे आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो मुझे वेंटिलेटर मिल जाए। लेकिन वो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति आप किसे ही पूछ लेंगे बाहर, कोई अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस नहीं करता आज कि वो आपको कह दे कि नहीं साहब मुझे बड़ा भरोसा है दोनों में से किसी भी सरकार पर। और हकीकत आप दोनों भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अस्पतालों ने तो बेड कम कर दिए, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो भर्ती करके करेंगे कि अस्पताल कैसे भर्ती कर ले। उन्होंने कहा मैं तो 9.5-10 हजार बेड बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगी तब तो बेड बढ़ाऊंगा। आज बोला उन्होंने। देखिए ये पिछले एक हफ्ते में आपको बता दूं सौरभ जी कि हमने क्या किया है। आप भी जानते हैं डीआरडीओ ने एक नया अस्पताल खोल के 500 बेड की इसकी क्षमता है, जिसको और बढ़ाया जाएगा। और ये आईसीयू के भी बेड्स हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। क्रायोजेनिक टैंक्स, 7 क्रायोजेनिक टैंक्स तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है, ये नहीं देखते हुए कि ये 1 साल सोते रहे। एलोकेशन बढ़ाया है, मैंने आपको बता दिया 730 मैट्रिक टन, जो आबादी के हिसाब से भी और संक्रमित मामलों के हिसाब से भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पीएसए प्लांट्स लगवाने के लिए वो शुरुआत भी हो गई है। और जो बाहर से प्लांट आया था, आपको मैं जानकारी दे दूं, 12 घंटे के अंदर संडे को आया और मंडे को वो प्लांट ऑक्सीजन का चालू कर दिया अस्पताल से जोड़ के। गौरव जी अभी आप इनका ऐप दिखा रहे थे, मैं इनके पास जाता हूं, लेकिन मुझे बताइए आपने जो अभी सवाल इनसे किया उसका क्या तात्पर्य निकलता है? यही तात्पर्य निकलता है ना कि दिल्ली वाले अगर जब दिल्ली वासी को जरूरत पड़े तो उसको बेड नहीं मिल रहा। एक लाइन का सवाल है, नहीं मिल रहा ना, तभी आपने भी कमी दिखाई थी। वो जब पिछले साल दिल्ली की हालत खराब हुई थी तो अमित शाह जी तो देश के गृह मंत्री दिल्ली के अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। तो आज आप लोग दिल्ली में क्यों नहीं कुछ करते? अभी आप मुझे बता रहे हैं कि ये सब किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की हालत तो नहीं सुधर रही। बिल्कुल, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं सौरभ जी। 1 साल इन्होंने तो बेड नहीं बढ़ाए, लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया सरदार पटेल कोविड सेंटर, जो विश्व में सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, आपको मालूम है वहां जहां 500 बेड का बंदोबस्त किया गया तो 2 घंटे के अंदर सारे बेड खत्म हो गए थे और उसके बाद उसे और बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से आर्मी को कहा गया कि सभी प्रदेश, क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करिए, लखनऊ में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में भी अस्पताल और बेड बढ़ाए जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पार्टी कहती है कि उन्होंने तो मांग की कि सेना को लगाइए, सेना से कहिए कि हमारे यहां पर बेड अस्पताल बनाए, आईसीयूज बनाए, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि सर अभी सेना के पास बहुत काम है। बहरहाल मैं आता हूं इस पर आता हूं। प्रीति जी, इनका कहना यह है कि इनको तो जो करना है ये कर रहे हैं। दिल्ली ने आपको चुना था ना, दिल्ली की सरकार ने। आप लोगों ने क्या किया एक साथ? हमने पिछले 6 सालों में दिल्ली में 7,000 बेड थे, उनको 21,000 तक लेके गए हैं। 2 हॉस्पिटल बने हैं, बुदारी में और अम्बेडकर नगर में, और भी 5 स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं। लेकिन अभी जो ये कोरोना पैंडेमिक आया है, ये इतना भयंकर और इतना ज्यादा है
कि इससे तो अमेरिका जैसे देश भी हार चुके हैं। इतनी बड़ी जब नीड होती है तो सबको साथ में मिलकर आके बहुत ही ब्रॉड स्केल पे काम करना पड़ेगा। हमने पहले ही भी बोला था कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन आर्मी को दे दो, हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आर्मी की हेल्प चाहिए, हमने लिखित में कहा था, और बिल्कुल डीआरडीओ ने आके यहाँ पे फैसिलिटी लगाई है, राधास्वामी ने लगाई है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि हम रेडी है 15,000 नए बेड के साथ, लेकिन बिना ऑक्सीजन के उन बेड का कोई मतलब नहीं होता ना। अगर आज 21,000 बेड के साथ 700 मेट्रिक टन मिल रहा है, तो अगर 15,000 और बेड लगाएंगे तो क्या हमें 500-600 मेट्रिक टन और मिलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कोई बेड लगाने का मतलब ही नहीं है ना, वो तो खाटों की तरह हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है कोरोना पैंडेमिक में। तो अगर हम लोग साथ में काम करेंगे, दिल्ली सरकार अपना काम करेगी बेड लगाने का, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करने का, केंद्र सरकार अपना काम करे कि दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को उनको जितना ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट है उतनी दे। किसी को कंपेयर करना किसी स्टेट से कोई मतलब नहीं होता है। मुंबई में बहुत सक्सेसफुली कोरोना को कंट्रोल में लाया गया है लॉकडाउन के साथ, लेकिन मुंबई में जितने बेड हैं उससे 4 गुना ज्यादा दिल्ली में है। दिल्ली में पूरे एनसीआर के लोग आते हैं इलाज करने, आसपास के राज्यों के लोग आते हैं इलाज करने। दिल्ली के अस्पतालों में बस दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता आती है। ये दिल्ली की जो आपने कहा कि मुंबई ने कंट्रोल कर लिया तो दिल्ली को नहीं कंट्रोल कर पाएगी। प्रीति जी, मुंबई अगर कंट्रोल कर सकती है, मुंबई अगर 20,000 केस से एक दिन में 4,500 केस पर आ सकती है, तो दिल्ली क्यों नहीं आ पा रही? लॉकडाउन लगाना है, लगाइए आप। देखेंगे दिल्ली में टेस्टिंग होती है 70,000 से 90,000, मुंबई में टेस्टिंग होती है 20,000 से 25,000। मुंबई में टेस्टिंग कम है इसलिए एक्टिव केसेस कम है। बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से मुंबई में केसेस कम हुए हैं। यहाँ पे मैं हेल्पलाइन चलाती हूँ, आज मुंबई में 3 आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल हैं। आप दिल्ली का दिखा रहे हैं, मैं आपको अभी मुंबई का डैशबोर्ड दिखा सकती हूँ बीएमसी का। 3 आईसीयू वेंटिलेटर बेड अभी मैंने 1-1.5 घंटा पहले चेक किया था, अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी महामारी है। कंपेयर करना इसलिए चाहिए ताकि हम कैसे एक दूसरे से बेहतर सीख सकें। इसलिए नहीं कंपेयर करना चाहिए कि ये राज्य बुरा है वो राज्य अच्छा है। कंपेयर पॉजिटिवली करना चाहिए कि अगर मुंबई ने कोई अच्छी तरीके से काम किया है वो दिल्ली अपनाए, और दिल्ली में जितनी बेड्स हैं उसके हिसाब से केंद्र सरकार अगर ऑक्सीजन देगी दिल्ली को ही नहीं बाकी राज्यों को भी, तो जिस तरह उत्तराखंड में मौतें गई, जिस तरह हरियाणा में लोगों की जान गई, यहाँ पे महाराष्ट्र में लोगों की जान गई, ये नहीं होगा। ये कह चुके हैं कोर्ट में कि 22,000 मेट्रिक टन। मैं एक बार जवाब लेता हूँ गौरव भाटिया से। गौरव जी आज सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ जो ये कह रही है कि तुलना किस बात की जारी दिल्ली और मुंबई की। आज आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, देखिए कितना खूबसूरत मॉडल है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का, मुंबई में इतना बड़ा शहर है और केवल 250 मीट्रिक टन में उनका काम चल रहा है, तो दिल्ली को 900 मीट्रिक टन 750 मीट्रिक टन क्यों चाहिए? उनका मामला अलग है, यहाँ की जरूरत अलग है। सौरभ जी देखिए, पहले तो सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश का जो ऑक्सीजन मैपिंग जीपीएस के थ्रू हो रही है उसका भी वर्णन किया गया, और ये चर्चा चलती रहेगी अगर आप इसके मूल मुद्दे पे नहीं आएंगे। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि केंद्र की सरकार ने आपका एलोकेशन 730 मेट्रिक टन कर दिया। आप वो 730 मेट्रिक टन एलोकेट अस्पतालों को कैसे कर रहे? दूसरा, वो ऑक्सीजन लेंगे कैसे? हुआ ना गौरव जी, आइए बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। एक दिन दिया ना आपने 730 मीट्रिक टन, इससे पहले कितना दिया था? ये इनका कहना यह है कि 7 दिन की एवरेज ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली को 474 मीट्रिक टन की है। ये राघव चड्ढा जो इनके एमएलए हैं उन्होंने ये ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया, तो एक दिन 730 दिया, आप गिना रहे हैं कि उसको गिना रहे हैं आप, उससे पहले तो ये मांगते रहे, आपने नहीं दिया। सुन लीजिए सौरभ जी, आप नहीं तय करेंगे और राघव चड्ढा नहीं तय करेंगे, ना अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि दिल्ली की आवश्यकता कितनी है। ये तय करेंगे विशेषज्ञ, ये तय करेगी वो कमेटी जो पूरे देश का ध्यान रखती है और उसके बाद सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक की जान ना जाए। हो सकता है आम आदमी पार्टी को चिंता ना हो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, असम की, कश्मीर की, केरला की, हमें तो पूरे देश को देखना है। और इसीलिए जो विशेषज्ञों ने एलोकेशन किया उसके हिसाब से उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहा। आज सर्वोच्च न्यायालय में यह बात भी हुई है कि ऑक्सीजन ऑडिट कराया जाए, और इसकी सुनवाई के बाद परिणाम, जो अभी ऑर्डर आया नहीं है, आ जाएगा। लेकिन आज जो बात मैं उठा रहा हूं आप पूछ ही नहीं रहे हैं। आप 1 साल एक आरटीआई क्वेरी डाली गई जुलाई 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक, अरविंद केजरीवाल ने कितना ऑक्सीजन बढ़ाया, कितने नए प्लांट लगाए और कितने वेंटिलेटर दिल्ली के लिए लाए? आपको मालूम है उसका उत्तर क्या दिया दिल्ली सरकार ने? 0, नील बटा सन्नाटा। अब आप बताइए क्या ये गंभीर नहीं है
मैंने बताया 9 महीने तक 500 करोड़ के अभी इश्तिहार कह रही थी हमने 7,000 से बढ़ाकर 21,000 बेड कर दिए। आपने उस वक्त टोका नहीं, उन्होंने कहा हमने 7,000 से बढ़ाकर 21,000 बेड। तो ये एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं कह रहे ये कौन सा अस्पताल है, बता 5 अस्पताल बता दे, कल खुद ही जाके आपके पत्रकार देख लेंगे, बता दीजिए 5 अस्पताल, 6 साल से सरकार है, बता दे। दूसरी बात, मैंने हेल्पलाइन नंबर पूछा, अभी डायल करेंगे आप ही के कार्यक्रम में, हेल्पलाइन नंबर प्रीति जी बता दे, नहीं बताएंगी। तीसरी बात, ये चिट्ठी है आइनॉक्स जो कंपनी है, ठीक है, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील ने क्या कहा आपको मालूम है? ये 28 अप्रैल, हमारे पास ऑक्सीजन है, हम देना चाहते हैं। दिल्ली के नोडल ऑफिसर्स एक तो पहली बात फोन नहीं उठाते हैं, और दूसरी बात कि हम किस अस्पताल को एलोकेट करें, ये चिट्ठी में लिखा। अब आप बताइए, केंद्र की सरकार फिर मदद करेगी, नागरिकों की जान तो बचानी ही पड़ेगी, लेकिन ये सब सवाल जब केंद्र की सरकार वैक्सीन से लेके बेड से लेके हर चीज पे अपना ध्यान दे रही थी, तो ये केवल इश्तिहार दे रहे थे। मैंने सवाल पूछा, वो तथाकथित किसान जिनको बुलाया जा रहा था दिल्ली आओ लंगर लगा है, क्या आज मानेंगे ये गलत था? पूछिए ये सवाल, ये 2-3 सवाल मुश्किल है, लेकिन यही पूछने के सवाल है। आपने मुझसे कहा, मैं फिर कहूंगा, हर नागरिक की जान बचाने का हमारा जो है ये कर्तव्य है और हम बचाएंगे, लेकिन जो गलतियां मैं बता रहा हूं आगे दोबारा ना हो, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। बताइए प्रीति जी, जवाब दीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला जो इलेक्शन रैलीज की गई थी वो मर्डर के करीब मानी जाती है। जो इन्होंने कुंभ का मेला लगाया, उसमें हमारे मासूम संतों की जान चली गई, हमारे धर्म गुरुओं की जान चली गई, क्योंकि इनको एक कुंभ का मेला समय से नहीं लगा सकते थे, समय से पहले लगाया, और हमारे महंतों की, हमारे संतों की जान को इन्होंने खतरे में डाल दिया। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे किसानों लेकिन इनकी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे बुलाए जा रहे थे, लंगर लगाया जा रहा था, वो ठीक था गलत था, इसका जवाब दीजिए। जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने भाजपा केजरीवाल जी ने खड़ा किया है, उनकी इलेक्शन रैली बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, 3 दिन बाद बोला कमी हो गई। सब पे केंद्र सरकार को फटकार मिली है, सुप्रीम कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से और मद्रास। इनका एक बुनियादी सवाल है प्रीति जी, इनका एक बुनियादी सवाल है, ये इतनी बड़ी दूसरी लहर आएगी, इसको ना तो आपकी सरकार भांप पाई ना इनकी सरकार भांप पाई, ये तो बिल्कुल साफ है। नहीं तो आज इतनी त्राही नहीं मची होती। ये पूछ रहे हैं कि चलो हमने तो फिर भी बताया हमने 1 साल में क्या किया। आपने 1 साल में क्या किया? जब से कोरोना दिल्ली में पहली बार आया उसके बाद से आज तक दिल्ली में ऑक्सीजन का टैंक, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बेड बढ़ाने के लिए, वेंटिलेटर आईसीयू बढ़ाने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? सर, बेड और वेंटिलेटर आईसीयू दिल्ली सरकार में बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह से जब हॉस्पिटल्स ने कम कर दिए और एडमिशन लेना बंद कर दिया, आज मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के उन्हें कहा है कि अब केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे रही है तो आपकी जो कैपेसिटी थी उस पर वापस आ जाइए। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एक भी जन बिना बेड के नहीं रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में सबसे अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। हाँ, केंद्र सरकार ने हमें वैक्सीनेशंस दी हैं। आज देखिए आप दिल्ली में कितने अच्छी तरीके से वैक्सीन दी गई सारे नागरिकों को। जहां जहां कमियां हैं वहां पे भीड़ लगी है। आज मुंबई में भीड़ लगी थी, आपने बहुत सारे विजुअल्स दिखाए जहां पे ऑलमोस्ट मारामारी हो गई बीकेसी सेंटर में। तो ये सब काम जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का है, चाहे वो वैक्सीन का हो, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। बेड्स दिलाने का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का हॉस्पिटल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बता रहा हूं मैं, हेल्पलाइन नंबर का जिक्र ही नहीं कर रही। रिक्वेस्ट है कि आप ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंकर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेशनली अभी दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर मैं प्रीति जी एक मिनट ऑक्सीजन पर इन्होंने, आप ये क्योंकि केंद्र के अंदर आता है, इनसे सवाल पूछे गए, इन्होंने जवाब देने की कोशिश भी की। दिल्ली में आप बार बार कह रही हैं कि बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू की कोई कमी नहीं है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं आपसे बात करते करते किसी को दिल्ली में एक अस्पताल में बेड दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि आप दोनों भी दिन भर में न जाने कितने ऐसी कॉल्स अटेंड करते होंगे। आप लोग भी बहुत कोशिश करते होंगे लोगों की मदद करने की। तो ये तो हम तीनों का मुझे लगता है व्यक्तिगत अनुभव है कि दिल्ली में अस्पताल में दाखिला लेना इस वक्त भगवान पाने के बराबर है।
सर चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो या पुणे हो, सब जगह दाखिला लेना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह की मेडिकल फैसिलिटीज इस पैंडेमिक के लिए तैयार नहीं थी। दिल्ली एकमात्र शहर है, एकमात्र राज्य है जिसमें सरकारी बेड 7,000 से 21,000 तक गए हैं 6 साल में। मुझे एक सरकार दिखा दें किसी भी राज्य की, किसी भी शहर 7 से 21 कर दीजिए, उससे क्या मतलब अगर मुझे आज बेड नहीं मिल रहा तो? प्रीति जी आपके मैं इस आंकड़े का क्या करूं अगर आज मुझे जरूरत पड़े और बेड ना मिले तो? आप कहते रहिए, आप कह दीजिए 50,000 बेड है दिल्ली में, मिल तो नहीं रहा ना सर। बेड इसलिए नहीं मिल रहे थे अब तक क्योंकि उन बेड्स में जहां पे ऑक्सीजन नहीं था वहां पे लोग एडमिट नहीं कर रहे थे, हॉस्पिटल्स एडमिट नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एडमिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि अब जब ऑक्सीजन मिल गया है तो जो भी हमने बेड ब्लॉक कर रखे थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिलता है वो सब अवेलेबल होंगे और एक पेशेंट बिना बेड के नहीं जाएगा दिल्ली में। चलिए मैं इस बात को आपकी कमिटमेंट के तौर पर आज इस प्रोग्राम और दिल्ली के दर्शक भी सुन रहे होंगे आपको कि इन्होंने ये कहा है, ये गौरव जी मैं कोई आप ही के पास आ रहा हूं, इनका ये मैं कमिटमेंट मान रहा हूं कि इनको ऑक्सीजन मिलती रहे, दिल्ली में अस्पताल में बेड मिलेगा, दिल्ली में अस्पताल में बेड की कमी नहीं होगी, ये इनका कमिटमेंट है, आप ऑक्सीजन देते रहिए। बिल्कुल सौरभ जी देखिए, मैं एक चुनौती दे रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से, क्योंकि हर नागरिक जानना चाहता है इस डिबेट के खत्म होने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से ये 7,000 से 21,000 बेड जो बढ़े हैं इसका ब्यौरा दे दे, कहां कहां बढ़े हैं और कौन से नए अस्पताल हैं। दूसरी बात, मैंने हेल्पलाइन नंबर पूछा, ये बात हाईकोर्ट में भी आई और बार बार आती है, सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर क्या है, अभी डायल करके बता दे, नहीं बताएंगे। तीसरी बात, आप बताइए क्रायोजेनिक टैंक्स के लिए इन्होंने कहा दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मेरे हाथ में ऑर्डर है, ये कहा गया है स्पष्ट कि कई ऐसे प्रदेश हैं जो इंडस्ट्रियल प्रदेश नहीं है, उन्होंने क्रायोजेनिक टैंक्स का पूरा बंदोबस्त किया, दिल्ली ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और अभी भी कह रहा हूं, अगर भगवान ना करे आगे फिर से इस तरह से मामले आते हैं, क्या ये केवल इश्तिहार देते रहेंगे? यही समय है जिसका ये लोग सदुपयोग करें और बेड बढ़ाएं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स एक नहीं खरीदा 9 महीने में, आरटीआई दिल्ली सरकार का जवाब है और उसके बाद भी यहां पे आके कुतर्क कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपना काम करेगी, लेकिन दिल्ली की सरकार से अगर नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार को अपना काम फिर करने देना चाहिए। सर जगी तो आपकी सरकार भी तभी ना जब लाखों में केस आने लग गए, नहीं तो देश में टैंकर से ऑक्सीजन की कमी क्यों होती? आज जाके 700 मेट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन मिला है। दिल्ली को ऑक्सीजन डिनाई करने के जुर्म का इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये दिल्ली की जनता तय करे। बार बार पूछ रहा हूँ, एक एक करके बात करनी पड़ेगी प्रीति जी और गौरव जी, क्योंकि हम लोग सब लोग जो है अपने घरों से काम कर रहे हैं, आप लोग भी, तो एक आदमी बोलता तो दूसरी के पास बिल्कुल दब जाती है, आती ही नहीं है। गौरव जी से मैंने सवाल किया था, इसका जवाब दे दीजिए, फिर प्रीति जी, टाइम कम है। थैंक यू सौरभ जी। देखिए, चाहे वो 2 स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार हो और उसके बाद 16.5 करोड़ भारतीयों को वो वैक्सीन लगे हो, चाहे वो प्रदेशों की मदद हो, और मैंने आपको बताया किस तरह से बाहर से सहायता आई, वेंटिलेटर्स आए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए। हम एक पीपीई किट नहीं बनाते थे, हमने पीपीई किट का निर्माण कितने लाखों में प्रतिदिन करना चालू किया, N95 मास्क किया मैंने दिल्ली का। गौरव जी नहीं, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा प्लीज। आप एक साल पहले की बात बता रहे हैं मेरे को। अभी देश में जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है, 2023 तक हम लोग वैक्सीन लगाते रह जाएंगे तो पूरी नहीं होगी देश की पूर्ति। ये मैं नहीं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। आज हमको दुनिया भर से एड लेनी पड़ रही है, तो इसकी ये कोई बहुत फक्र की बात नहीं है कि हमको किसी से वेंटिलेटर, किसी से टैंकर और किसी से कुछ खरीद लाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए फक्र की बात नहीं हो सकती है। प्लीज एक मिनट सुनिए, वैक्सीन समय कम है, वैक्सीन की जरूरत है। मैं उत्तर दे दूं, आपको बता दूं, उत्पादन क्षमता कोविशील्ड की 6-7 करोड़ प्रति माह है, उसको बढ़ा के 10-11 करोड़ किया जा रहा है, और कोवैक्सीन की जो 1 करोड़ है उसको भी 6 करोड़ प्रति माह किया जा रहा है, 4500 करोड़ का। मैं एक फाइनल, ओके गौरव जी, मेरे पास समय नहीं था, माफ कीजिएगा, रोका मैंने आपको बीच में। प्रीति जी का एक कमेंट में लेकर के प्रोग्राम को अंत करूंगा। शॉर्ट कमेंट प्रीति जी, दिल्ली के लिए कुछ कहिए, दिल्ली के लिए। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन डिनाई किया है दिल्ली की जनता को या और राज्यों की जनता को, वो फिर से ना हो। वो हर राज्य को, हर शहर को उतना ऑक्सीजन मिले जितना वो मांगेंगे, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन गवाया नहीं जा रहा है।
कोई डॉक्टर्स वहां पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फेंक नहीं रहे हैं या कोई मंत्री खा नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन इंसानों की जरूरत है आज, और जितनी जरूरत है इन्होंने बोला ये 22,000 मेट्रिक टन बना सकते हैं। इन्होंने बोला इनके पास 1600 क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, बनाएं उतना और डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे देश में। अरे आप अपना काम करिए, केंद्र सरकार इन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके लिए देश के हर नागरिक की जान एक बराबर है और दिल्ली का कोई भी नागरिक अब इस वजह से अपनी जान नहीं खोएगा कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है। आपकी जो कमी हो आप दुरुस्त कीजिए, इनके एंड पर जो कमी होगी इन्होंने कहा है कि उसको पूरी तरह देखेंगे। मैं आप दोनों का शुक्रिया करता हूं, गौरव भाटिया, प्रीति शर्मा मैडम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।